द एवेंजर्स अभी के टाइम पर दुनिया की सबसे पॉपुलर सुपर हीरो टीम है और इसका सबसे बड़ा रीजन है इस टीम के मेंबर्स, क्योंकि एवेंजर्स टीम का हर एक सुपर हीरो मेंबर खुद ही इतना ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर है कि उनकी वजह से ही आज एवेंजर्स को लगभग हर कोई जानता है। पर जब से आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो जैसे की सुपर हीरोज एवेंजर्स टीम से दूर हुए हैं, तब उसके बाद से लोगों के बीच इस टीम की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी डाउन भी हुई है। लेकिन ये बात मार्वल भी बखूबी जानता है और इसीलिए वो अब एवेंजर्स टीम के अंदर कुछ ऐसे सुपर हीरोज को भी शामिल करने वाला है जो कि इस टीम की पॉपुलैरिटी को फिर से ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं और जानते हैं उन 15 सुपर हीरोज के बारे में जो कि इन फ्यूचर एमसीयू में एक एवेंजर बनकर एवेंजर्स टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके और भी कई कमाल की वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि टॉप 10 मोस्ट पावरफुल चिल्ड्रन ऑफ मार्वल सुपर हीरोज, टॉप 10 कैरेक्टर्स हु कैन डिफीट कैंग, ही हु रिमेन्स वर्सेस वॉरियर कैंग और टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ कैंग। तो अगर आपको ये टॉपिक से इंटरेस्टेड लग रहे हो तो आप सब इस वीडियो को देखने के बाद इन सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 15, नोवा। तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर नोवा एक सुपर हीरो टाइटल है जिसे कॉमिक्स में अब तक दो सुपर हीरोज अपना चुके हैं, जिनमें से एक है सैम अलेक्जेंडर और दूसरा है रिचर्ड राइडर। सैम अलेक्जेंडर और रिचर्ड राइडर दोनों ही टीनेज सुपर हीरोज हैं, जिनके ऊपर बहुत ही कम एज में एक सुपर हीरो बनने की जिम्मेदारी आ जाती है। नोवा जेंडार के नोवा कॉर्प्स का इलाइट वॉरियर है और अगर बात करें नोवा की पावर्स की तो नोवा के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्टेमिना और एडवांस हीलिंग फैक्टर के साथ साथ एनर्जी जनरेशन की पावर्स भी है। नोवा पावरफुल शील्ड्स और फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, फ्लाई कर सकता है और तो और अपने नोवा फोर्स एबिलिटी की मदद से स्पेस में हाइपर स्पेस पोर्टल्स भी क्रिएट कर सकता है। एमसीयू के अंदर नोवा के ऊपर एक डिज्नी प्लस सीरीज आने वाली है, जिसके अंदर पहले तो हमें नोवा की ओरिजिन दिखाई जाएगी और फिर उसके बाद ये सुपर हीरो हमें एवेंजर्स टीम के अंदर भी दिखेगा। नंबर 14, आयरन हार्ट। तो रिरी विलियम्स की आयरन हार्ट एमसीयू में ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी से अपनी एंट्री कर चुकी है और इसके साथ ही ये इसी साल आने वाली आयरन हार्ट सीरीज के अंदर हमें दोबारा दिखने वाली है। आयरन हार्ट यानी कि रिरी विलियम्स मार्वल की एक टीनेज सुपर हीरो है जो कि बहुत ही कम एज के अंदर टोनी स्टार्क के एडवांस आयरन मैन आर्मर को रिवर्स इंजीनियर करके अपने लिए अपना पहला आयरन हार्ट सूट बना लेती है, जैसा कि अपने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर देखा भी था। साथ ही साथ मार्वल की ये टीनेज सुपर हीरो अपने दिमाग से क्या क्या कर सकती है, मूवी के अंदर ये भी हमें बखूबी दिखाया गया था। आयरन हार्ट भी बहुत ही जल्द एवेंजर्स टीम में शामिल होने वाली है और इसको लेकर रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि एवेंजर्स टीम में जो जगह आयरन मैन को दी गई थी उस जगह को अब आयरन हार्ट ही संभालेगी और अपने तेज दिमाग और अपने एडवांस आर्मर से एवेंजर्स की मदद करेगी। नंबर 13, केट बिशॉप। कैथरीन एलिजाबेथ बिशॉप यानी कि केट बिशॉप मार्वल की वो सुपर हीरो है जो कि एमसीयू के अंदर हॉकाई की लेगेसी को कंटिन्यू करेगी। केट बिशॉप एक नॉर्मल सी टीनेजर गर्ल है जो कि द एवेंजर्स के चित्तौरी इन्वेजन के दौरान हॉकाई को सिर्फ बो और एरो से चित्तौरी आर्मी का सामना करते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो हॉकाई से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाती है और खुद भी उसकी तरह बनने की कोशिश करती है और आगे चलकर जब हॉकाई खुद उसका मेंटोर बनता है तब वो बो और एरो में प्रॉपर्ली ट्रेंड हो जाती है। हॉकाई की सीरीज के अंदर हमें केट बिशॉप की ओरिजिन को साफ दिखाया जा चुका है और इसीलिए अब बारी है उसके द एवेंजर्स टीम में दिखने की, जो कि एमसीयू के अंदर बहुत ही जल्दी हो सकता है। नंबर 12, शेंगची। तो शेंगची एमसीयू का एक काफी नया सुपर हीरो है जिसने अपना डेब्यू साल 2021 में आई शेंगची एंड द लेजेंड्स ऑफ टेन रिंग्स मूवी से किया है। शेंगची हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स और मार्शल आर्ट्स में बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बल्कि शेंगची की फाइटिंग स्किल्स तो इतनी ज्यादा है कि करंटली एमसीयू में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि शेंगची को हैंड टू हैंड फाइट्स में हरा सके। इसके साथ ही शेंगची के पास अब उसके फादर के दिए हुए टेन रिंग्स भी है और जब तक ये टेन रिंग्स शेंगची के पास रहेंगे तब तक किसी के लिए भी शेंगची को हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। शेंगची कितना ज्यादा पावरफुल और औसम है ये तो हम सब ने उसकी सोलो मूवी के अंदर देख ही लिया है और इसीलिए हम सभी ये बखूबी जानते हैं कि अब जब शेंगची एवेंजर्स टीम का हिस्सा बनेगा तब वो एमसीयू में और भी कई बड़े कमाल करेगा। नंबर 11, मिस मार्वल। तो मिस मार्वल यानी कि कमाला खान एमसीयू की पहली पाकिस्तानी ओरिजिन सुपर हीरो है। मिस मार्वल हमें नजर आई थी अपनी खुद की डिज्नी प्लस सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हमें इसकी ओरिजिन से लेकर इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट तक सब कुछ दिखाया गया था। कॉमिक्स के अंदर मिस मार्वल एक इनह्यूमन होती है जिसे उसकी पावर्स तब मिलती है जब वो टेरिजन मिस से एक्सपोज हो जाती है। पर अगर बात करें एमसीयू की तो एमसीयू के अंदर मिस मार्वल को ना तो एक इनह्यूमन दिखाया गया है और ना ही उसे उसकी पावर्स किसी टेरिजन मिस से एक्सपोज होने से मिली है, बल्कि एमसीयू में तो ऐसा दिखाया गया है कि मिस मार्वल एक म्यूटेंट है और उसकी बॉडी के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन होने की वजह से उसकी पावर्स एक्टिवेट हो गई है। कॉमिक्स के अंदर मिस मार्वल एवेंजर्स टीम की एक इंपॉर्टेंट मेंबर है और कॉमिक्स में सिविल वॉर 2 जैसी स्टोरी लाइंस के अंदर मिस मार्वल का काफी बड़ा रोल भी है और इसीलिए अब देखना ये है कि एमसीयू के अंदर मिस मार्वल का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 10, ब्लैक नाइट। तो वैसे तो एमसीयू की द इटर्नल्स मूवी के अंदर
ब्लैक नाइट को एज अ डेन विटमैन इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, लेकिन क्योंकि अभी तक एमसीयू में उसने एबोनी ब्लेड को नहीं उठाया है, इसीलिए एमसीयू में हमें अभी तक उसकी ब्लैक नाइट फॉर्म भी नहीं दिखी है। पर ऐसा हो सकता है कि आने वाली ब्लेड मूवी के अंदर डेन विटमैन अपनी एबोनी ब्लेड को उठाए और ब्लैक नाइट बनकर अपने प्रॉपर सुपर हीरो फॉर्म में आए। ब्लैक नाइट बेसिकली एक लेगेसी है और इस लेगेसी को मार्वल कॉमिक्स में कई कैरेक्टर्स ने अपनाया है। मार्वल कॉमिक्स में पहला ब्लैक नाइट होता है सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया, जिसके बाद अगला ब्लैक नाइट बनता है नेथन गैरेट और फिर जाकर तीसरा ब्लैक नाइट होता है डेन विटमैन। ब्लैक नाइट की एबोनी ब्लेड एक कर्स स्वॉर्ड है, यानी कि इस पर एक ऐसा श्राप लगा है जिसकी वजह से जो भी एबोनी ब्लेड को उठाकर ब्लैक नाइट बनेगा उसका दिमाग धीरे धीरे करप्ट होता जाएगा और वो अच्छाई से बुराई के रास्ते पर आ जाएगा। और इसीलिए अब देखना ये है कि अपने इस अच्छे और बुरे नेचर की वजह से ब्लैक नाइट को एवेंजर्स में कब शामिल किया जाता है। नंबर 9 हरकुलिस। तो हरकुलिस ओलंपियन गॉड्स के किंग जियोस का बेटा है और ये खुद भी सबसे स्ट्रॉन्ग ओलंपियन गॉड है, यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में कोई भी ओलंपियन गॉड इसकी बराबरी नहीं कर सकता सिवाय इसके फादर जियोस के। हरकुलिस को एमसीयू के अंदर अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है और इसकी पहली झलक हमें मिली थी थॉर लव एंड थंडर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर। कॉमिक्स के अंदर जब हरकुलिस को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है तब उसे थॉर के विलन के रूप में देखा जाता है और वो थॉर से कई बार फाइट भी करता है और इसीलिए एमसीयू के अंदर भी अभी के सिनेरियो को देखकर यही लग रहा है कि हरकुलिस के अगले अपीयरेंस के साथ उसकी फाइट थॉर से हो सकती है। लेकिन फिर जैसे कॉमिक्स में आगे चलकर हरकुलिस एवेंजर्स का एक इंपॉर्टेंट मेंबर बनता है, ठीक वैसे ही एमसीयू में भी हरकुलिस आगे चलकर एवेंजर्स का ही साथ देगा और हर बड़े खतरे से लड़ने में एवेंजर्स की मदद करेगा। नंबर 8 शी हल्क। तो शी हल्क मार्वल कॉमिक्स में तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन अगर बात की जाए एमसीयू की तो एमसीयू में जिस तरह से शी हल्क को उसकी सीरीज में पोर्ट्रे किया गया है उसे देखने के बाद मार्वल फैंस शी हल्क से बहुत नाराज हैं। यहाँ तक कि शी हल्क की पूरी सीरीज को भी लोगों ने सबसे कम पसंद किया है। लेकिन शी हल्क की सीरीज में उसका एग्जीक्यूशन जैसा भी हो, पर जैसे ही शी हल्क को एवेंजर्स के साथ दिखाया जाएगा वैसे ही शी हल्क सबको वापस से पसंद आने लगेगी। कॉमिक्स के अंदर शी हल्क कई बड़े इवेंट्स में एवेंजर्स का साथ दे चुकी है और कॉमिक्स में जब हल्क इल्यूमिनाटी से बदला लेने अर्थ पर आता है तब उस दौरान भी शी हल्क अपने भाई के अपोजिट होकर एवेंजर्स का ही साथ देती है और हल्क को रोकने की कोशिश करती है। नंबर 7 येलिना बेलोवा। येलिना बेलोवा एमसीयू की अगली ब्लैक विडो है जो कि ठीक अपनी बहन नताशा की तरह एवेंजर्स का साथ देगी। येलिना एमसीयू में सबसे पहले दिखी थी ब्लैक विडो मूवी के अंदर, जहां पर ही हमें पता लगा था कि येलिना बेलोवा और कोई नहीं बल्कि नताशा रोमानोफ की सौतेली बहन है। येलिना को भी ब्लैक विडो प्रोग्राम के अंडर ही ट्रेनिंग दी गई है, इसीलिए येलिना भी हर वो फाइटिंग टेक्निक जानती है जो कि उसकी बहन नताशा जानती थी और इसी वजह से अब नताशा के ना रहने पर भी येलिना आराम से उसकी जगह ले सकती है। नंबर 6 एडम वॉरलॉक। तो एडम वॉरलॉक के एमसीयू में आने का हिंट हम सबको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सेकंड मूवी के अंदर ही मिल गया था और अब तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के ट्रेलर के अंदर एडम वॉरलॉक को दिखाने के बाद से ही इस बात को बिल्कुल कंफर्म भी कर दिया गया है कि एडम वॉरलॉक अब बहुत ही जल्द एमसीयू को ज्वाइन करने वाला है। एडम वॉरलॉक मार्वल का एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो है और ये मार्वल कॉमिक्स में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था 1967 में आई फैंटास्टिक फोर सीरीज के इशू 66 के अंदर। कॉमिक्स में तो एडम वॉरलॉक को कुछ साइंटिस्ट का एक ग्रुप क्रिएट करता है ताकि वो सभी एडम वॉरलॉक के जरिए पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन जहां तक बात करें एमसीयू की तो एमसीयू के अब तक दिखाए हुए सीन्स को देखकर यही लग रहा है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एडम वॉरलॉक की ओरिजिन को चेंज किया जाएगा और हमें इसकी एक ऐसी ओरिजिन को दिखाया जाएगा जो कि सोवरेंस और हाई इवोल्यूशनरी से कनेक्टेड होगी। इसके साथ ही जहां कॉमिक्स में इसके सर पे इंफिनिटी स्टोन होता है वहीं एमसीयू के अंदर इसके सर से इंफिनिटी स्टोन को भी रिप्लेस किया जाएगा और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये बता पाना काफी मुश्किल है कि एडम वॉरलॉक को एमसीयू में कितना पावरफुल दिखाया जाएगा। बट हाँ, एक बात जो कि बिल्कुल पक्की है कि एडम वॉरलॉक भी अब बहुत ही जल्द एवेंजर्स टीम में शामिल होने वाला है। नंबर 5 ब्लेड। तो मार्वल का वैम्पायर हंटर अब बहुत ही जल्द अपनी सोलो मूवी से एमसीयू में अपनी एंट्री लेने वाला है। ब्लेड वैम्पायर्स का दुश्मन है जो कि वैम्पायर्स को देखते ही उन्हें काट पीट देता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वैम्पायर्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं और इसका हिंट हमें थॉर रैग्नारोक में और लोकी सीरीज में भी दिया जा चुका है और ये बात तो हर मार्वल फैन बखूबी जानता है कि जहाँ पर वैम्पायर्स हो वहाँ पर ब्लेड का दिखना तो कंफर्म ही है। ब्लेड एक हाफ ह्यूमन हाफ वैम्पायर हाइब्रिड है और इसका रीजन भी एक वैम्पायर ही है क्योंकि जब ब्लेड पैदा होने वाला था तभी उसकी मदर को एक वैम्पायर काट लेता है, जिसके बाद ब्लेड की मदर की तो मौत हो जाती है पर उस वैम्पायर के काटने की वजह से ब्लेड वैम्पायर से इम्यून हो जाता है और बचपन से ही वैम्पायर्स के काटने का ब्लेड के ऊपर कोई असर नहीं होता है और फिर जैसे ही ब्लेड को उसकी मदर की मौत का रीजन पता लगता है वैसे ही वो निकल जाता है दुनिया के सारे वैम्पायर्स का खात्मा करने। नंबर 4 मून नाइट। तो मून नाइट यानी कि मार्क स्पेक्टर या फिर स्टीवन ग्रांट या फिर जेक लॉकली, आप जो भी से कहें, वो मार्वल के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में से एक है क्योंकि ये मार्वल का एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके अंदर एक नहीं बल्कि 4-5 पर्सनैलिटीज है और वो पर्सनैलिटीज टाइम और सिचुएशन के हिसाब से बाहर आती है। मून नाइट मून गॉड खोंशू का अवतार भी है, इसीलिए उसके अंदर एक गॉड जैसी पावर्स है और मून नाइट अपनी इन पावर्स के साथ क्या क्या कर सकता है ये हम सभी ने मून नाइट की सीरीज के अंदर साफ देख रखा है और इसीलिए मून नाइट की ओरिजिन और उसकी पावर्स को साफ दिखाने के बाद मार्वल इसे एवेंजर्स टीम में भी दिखाने वाला है जहाँ पर ये एवेंजर्स के साथ मिलकर गैंग द कॉन्करर का सामना कर सकता है। नंबर 3 फैंटास्टिक फोर। तो फैंटास्टिक फोर मार्वल के लिए कितना जरूरी है ये हर मार्वल का कॉमिक बुक फैन बखूबी जानता है।
फैंटास्टिक फोर मार्वल की सबसे पहली सुपर हीरो टीम है जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी साल 1961 में आई फैंटास्टिक फोर के इशू 1 के अंदर। फैंटास्टिक फोर 4 सुपर हीरोज की एक ऐसी टीम है जिसके टीम मेंबर्स को उनकी पावर्स एक कॉस्मिक रेडिएशन से एक्सपोज होने के बाद मिली थी। और बात करें इस टीम के मेंबर्स की तो वो है रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक, इनविजिबल वुमेन, ह्यूमन टॉर्च और द थिंग। हालांकि एमसीयू के अंदर फैंटास्टिक फोर टीम के सबसे मेन कैरेक्टर जो कि मिस्टर फैंटास्टिक है उन्हें इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, पर वो किसी और यूनिवर्स से बिलोंग करते थे और उसी मूवी के अंदर उन्हें मार भी दिया गया है। लेकिन अगर बात करें मार्वल के मेन यूनिवर्स की तो उसके अंदर फैंटास्टिक फोर बड़ी जल्दी अपीयर होने वाली है और वो सब हमें नजर आएंगे एमसीयू की अपकमिंग मूवी फैंटास्टिक फोर के अंदर, जिसके बाद एवेंजर्स मूवी के दौरान फैंटास्टिक फोर की एवेंजर्स के साथ जर्नी भी स्टार्ट होगी और वो फैंटास्टिक फोर से कहलाएंगे द एवेंजर्स। नंबर 2, घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर मार्वल के सबसे ओवर पावर कैरेक्टर्स में से एक है क्योंकि कॉमिक्स में इसकी पावर्स हल्क से भी ज्यादा बताई गई है और मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये हल्क और मेफिस्टो जैसे कई कैरेक्टर्स को हरा चुका है और अब ये पावरफुल कैरेक्टर भी हमें बहुत ही जल्द एमसीयू में दिखने वाला है जहां पर ये एवेंजर्स टीम के साथ साथ मिडनाइट सन्स टीम का भी मेंबर होगा। घोस्ट राइडर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक पावरफुल डीमन ज़ेराथोस और एक ह्यूमन जिसका नाम जॉनी ब्लेज है उनके कंबाइन होने से बना है, पर एक ह्यूमन होस्ट होते हुए भी घोस्ट राइडर इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे खत्म कर पाना या फिर मार पाना नियर इम्पॉसिबल है, यानी कि घोस्ट राइडर नियर इमोर्टल है। नंबर 1, सेंट्री। तो सेंट्री मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर होने के साथ साथ पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो भी है और इसीलिए मार्वल ज्यादा दिनों तक सेंट्री को हमसे दूर नहीं रख सकता। सेंट्री को मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से डीसी के अंदर सुपरमैन है ठीक उसी तरह से मार्वल के अंदर सेंट्री है। इसके साथ ही इन दोनों की पावर्स भी लगभग सेम है और इन दोनों के सूट पे एक बड़ा सा एस भी लिखा है। अभी सेंट्री को लेकर ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं कि एमसीयू की अपकमिंग मूवी द थंडरबोल्ट्स के अंदर हमें सेंट्री को दिखाया जा सकता है और उसी मूवी के साथ एमसीयू के अंदर सेंट्री की एंट्री भी हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो वो वक्त भी दूर नहीं जब हम सेंट्री को एवेंजर्स टीम के अंदर भी देखेंगे। तो यही मार्वल के वो 15 सुपर हीरोज थे जिन्हें हम बहुत ही जल्द एवेंजर्स टीम के अंदर भी देखने वाले हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं और जैसा